चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस तरह से दिया कि ये स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर ने तयन करना है कि कौन सा इजलास किस तरीके पे कैसे बुलाया जाएगा। मेरी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि मैं स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ विद उबैर खान। तहरीक अदम एतमाद के शोर में एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये इतनी बड़ी खबर है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ रिकोडिक पे होने वाले मंसूबे की। रिकोडिक बलूचिस्तान में वाक़या माइंस हैं गोल्ड और कॉपर की, सोने और तांबे की, जिसके ऊपर बिल आखिर 10 साल की एक लीगल बैटल के बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अग्रीमेंट हो चुकी है बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ और उस पर दोबारा से काम शुरू किया जाएगा। हम अपने नाजरीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका देते चले। आप सब जानते हैं रिकोडिक एक बड़ी ही अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को एक तोहफा है। रिकोडिक की जो साइट है जहां पर गोल्ड और कॉपर के कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक शायद दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स उस जमीन के नीचे हैं, उन कानों में हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इन कानों पर काम स्टार्ट किया गया। टीथियन कॉपर कंपनी टीसीसी नामी कंपनी के साथ तमाम मुआहिदा तय हो गया, शेयर्स डिसाइड कर लिए गए। सारी डिटेल्स जब फाइनलाइज हो गई, कंपनी पाकिस्तान में अपना सामान ले आई, सेटअप स्टार्ट कर दिया और जब माइनिंग शुरू करने लगी तो कुछ बैरूनी हाथों ने, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर ने मकामी सियासी जमातों का इस्तेमाल करते हुए इस एग्रीमेंट को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बदकिस्मती से बगैर कुछ देखे, नाव देखा ना ताओ, एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और बलोच हुकूमत, उस वक्त की जो बलूचिस्तान हुकूमत थी जिसके नवाब असलम रसानी ऑफ पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इस एग्रीमेंट में चेंजिंग्स करें और फिर माइनिंग का लाइसेंस इशू करें। जब टीथियन कॉपर कंपनी ने लाइसेंस मांगा और कहा कि हमें काम करने की इजाज़त दी जाए तो हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आप यहाँ से सोना निकाल के बाहर नहीं लेके जा सकते, आपको यहीं प्लांट लगाना पड़ेगा और आप बलूचिस्तान हुकूमत का जो शेयर है वो बढ़ाएं। जिस पर जाहिर सी बात है उस कंपनी ने प्रोटेस्ट किया कि सर पहले डील कुछ और हुई थी, हम उस डील के मुताबिक सारा सामान ले आए हैं, हमने काम शुरू करना था, अब आप हमसे और डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत ने अपनी स्टिफनेस दिखाई और नतीजा ये हुआ कि ये कंपनी टीसीसी पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी अदालतों में ले गई और वहाँ पर बहुत लंबा ये केस चला और $11 बिलियन का फाइन पाकिस्तान को हुआ। जब 2019 के अंदर और जब इमरान खान हुकूमत आई तब से लेके आज तक इसके ऊपर काम किया जा रहा है लीगल नेटवर्क के ऊपर। और अब बिल आखिर उस टीसीसी कंपनी का एक पार्ट बैरिक गोल्ड कंपनी था, बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन, उसको मना लिया गया है। उस बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने इस बात पे आमादगी जाहिर कर दी है कि ठीक है, हम सारे फाइन हम पे करेंगे, पाकिस्तान को कुछ पे नहीं करना। और वो कंपनी बैरिक गोल्ड कंपनी सिंगल हैंडेडली रिकोडिक पे काम करेगी। 50% सारा जो मुनाफा है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत में तकसीम होगा, बाकी सारा ऑब्वियसली बैरिक गोल्ड कंपनी के पास जाएगा। ये मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। ये मंसूबा पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कर्जों से निजात दिला सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर रिकोडिक में मौजूद हैं। और बिल आखिर जो हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान अल्लाह का तोहफा है, वहाँ पे मादनियात हैं, बिल आखिर वो तारीख आ चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की अनथक मेहनतों के बाद, उनकी काविशों के बाद लीगल बैटल सॉल्व हो गई हैं, अग्रीमेंट साइन हो चुका है और अब रिकोडिक से सोना और तांबा निकाला भी जाएगा, प्रोसेस भी किया जाएगा और बेचा भी जाएगा और उसका मुनाफा होगा पाकिस्तान को। और अब बात करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की। बहुत ही दिलचस्प दिन हुआ। 3 बड़े केसेस को इकट्ठे नथी करके सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुना। और अगर समरी में मैं आपको बताऊं कि कल के दिन, पीर के दिन जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं अदालत की, उसमें इमरान खान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नजर आई हैं। बड़ा एक पॉजिटिव डे था तहरीके इंसाफ के लिए। 3 डिफरेंट केसेस को अदालत ने सुना। मैं आपको एक एक करके उनकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले सुना गया जो अपोजिशन का एतराज़ था कि जी जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो 14 दिन के अंदर क्यों नहीं बुलाया जा रहा, वो OIC के बाद क्यों बुलाया गया है। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन ले, जिसका जवाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस तरह से दिया कि ये स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर ने तयन करना है कि कौन सा इजलास किस तरीके पे कैसे बुलाया जाएगा।
मेरी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि मैं स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर सकूं। इस चीज ने बड़ा एक मोहर लगा दी है असद कैसर जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं उनकी पावर्स पे कि उनकी रूलिंग को, उनके फैसले को कोई भी अदालत पाकिस्तान में चैलेंज नहीं कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो केस था कि डी चौक में और इन तमाम मुल्का इलाकों में किसी भी पार्टी को जलसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और इस पे अपोजिशन का भी वो क्लेम सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि जो हुकूमत ये कहती फिर रही थी कि नो कॉन्फिडेंस वोट जब होगा तो एक बाहर पीटीआई की अवाम खड़ी होगी, एमएनएज उससे गुजर के जाएंगे और फिर वोट देके भी उससे ही गुजरेंगे। तो इसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं तमाम पार्टी से को ये सजेस्ट करता हूं कि आपस में मिल बैठ के कोशिश करें कि ये जो इलाका है, डी चौक का इलाका है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव का इलाका है, इससे दूर जलसा करें जहां पर कोई रुकावट ना हो। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं कि नो कॉन्फ्रेंस वोट के दिन असेंबली के बाहर कोई जत्था, कोई जमात अपने लोग लेकर खड़ी नहीं हो सकती, किसी एमएनए को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद जो तीसरी चीज अदालत में कल डिस्कस हुई वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जो हुकूमत ने वाया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट भेजा है, जिसमें यह सवाल किया गया है कि अगर कोई एमएनए अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालता है तो क्या उस वोट की हैसियत होगी, और अगर वो वोट डाल देता है और उसको हम डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे की होगी, या थोड़े अरसे की होगी या पूरी जिंदगी के लिए होगी। इसको सुनते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कानून की शिकें निकाल के रख दी और कहा कि पार्लियामान में जो एक एमएनए अगर एक जमात को ज्वाइन कर लेता है तो नो कॉन्फिडेंस वोट में वोट उसका हक नहीं रहता, उसकी जमात का इज्तमाई हक बन जाता है। यह बहुत बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के हक में जाते हुए जिसे नजर आ रहा है कि कोई भी एमएनए जो पीटीआई का हो वो पीटीआई के अगेंस्ट वोट अगर अदालत ये फैसला दे देती है तो नहीं डाल पाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क देते हुए कहा कि हम इसको 24 मार्च तक डिले कर रहे हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी प्रोसीडिंग्स की वजह से, इस केस की वजह से जो नो कॉन्फ्रेंस वोट की प्रोसीडिंग्स हैं वो डिले नहीं होंगी, हम पहले ही फैसला दे देंगे। लेकिन हुकूमत अभी तक इस मामले में हमें बेहतर और सही मौक़िफ़ अपनाए हुए नजर आती है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से। अगर ख़वातीन और हज़रात हम इस प्रोसीडिंग्स को देखें, अगर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, हमें एक एनालिसिस के तौर पे देखें कि चीफ जस्टिस की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बेंच बनाया गया है ये फैसला कर देता है कि असद कैसर के पास अथॉरिटी है कि अगर कोई पीटीआई के एमएनए इमरान खान के खिलाफ वोट दे तो वो उस वोट को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो फिर ये तमाम एमएनए जो पीटीआई से नाराज होकर सिंध असेंबली से बरामद हुए थे उनके वोट की कोई वक़्त नहीं रहेगी, ना वो ऑपोजिशन के किसी काम आए और ना ही वो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। और उल्टा अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दे दिया तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। आने वाले 2-3 दिन में अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है, वो 63A की अदालत किस तरह तशरीह करती है, सब की आंखें अब मरकूज हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आ गया जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ना सिर्फ इससे इमरान खान की हुकूमत बच सकती है बल्कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग के नासूर को हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, बताइएगा आपको क्या लगता है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने ज़ुबान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।